नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार की कमी ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण अक्सर महिलाओं और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण वो आसानी से रोगों का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के बारे में ही आपको ढेर सारी जानकारी देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम का विषय रखा है, न रहे कुपोषण, सबका हो पोषण। जी हाँ, यही विषय है। आज हम इसमें कुपोषण के बारे में आपके लिए ढेरों सवाल और जानकारियां लेकर आए हैं और इस विषय पर हमें विस्तृत जानकारी और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं सिफ्सा की सीनियर एडवाइज़र डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों, कुपोषण से जुड़ा हुआ यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से सीधे बात करना चाहते हैं, उसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, 0522-2288-698, 0522-4076-802। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी की आवाज़ को ज़रूर कम कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें, जिससे हम आपको स्पष्टतया सुन सकें। और डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन आते हैं दर्शकों के, हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। कुपोषण होता क्या है? कुपोषण का मतलब होता है कि सही पोषण ना होना, समुचित पोषण ना मिलना। और इसकी वजह क्या हो सकती है कि कभी किसी को पूरा भोजन नहीं मिला जी, गरीबी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, तो पूरा भोजन नहीं मिल रहा है जी। ये भी हो सकता है कि भोजन तो पूरा मिल रहा है लेकिन उसमें आवश्यक तत्वों की कमी है, यानी कि उनका पूरा समुचित समावेश नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि संतुलित आहार नहीं है। या तीसरी वजह क्या हो सकती है कि हो सकता है आप खा भी ठीक रहे हो लेकिन आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, आपका शरीर इन तत्वों का उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी वजह हो सकती है जिसके कारण किसी को कुपोषण हो सकता है। और कुपोषण का मतलब बेसिकली यही है कि समुचित पोषण न मिल पाना। जी। और मैम, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि कुपोषण हो रहा है? बेसिकली क्या होता है कि जैसे बच्चा है, उसकी जो उम्र है उसका एक फिक्स्ड निर्धारित होता है कि इस उम्र में बच्चे का वजन इतना होना चाहिए, इतने महीने के बच्चे का वजन इतना होना चाहिए, 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए, इस तरह की बात होती है। या जैसे पैदाइश पे बच्चे का वजन कम से कम 2.5 किलो या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः एक अच्छे स्वस्थ बच्चे का वजन 3 किलो होता है जन्म के समय। तो अगर बच्चा 2.5 किलो से भी कम है तो वो कहेंगे कि हम लोग कम वजन का बच्चा है। तो अगर बच्चे की लंबाई के सापेक्ष उसका वजन कम है तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि बच्चे का कुपोषण हो रहा है। जी बिल्कुल। फिर बच्चों को अगर आप देखेंगी तो दुबला पतला होगा, कमज़ोर दिखेगा। और ज़्यादा बच्चे जब कुपोषित हो जाते हैं तो बच्चों का पेट निकल आता है, हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले होते हैं और ख़ासतौर से बटक्स बिल्कुल पिचके हुए होते हैं और जो सर के बाल हैं वो सुनहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। बहुत सारे लक्षण हैं जिनके बारे में आप हैं और पैरों में सूजन हो सकती है। और इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ कन्नौज से एक दर्शक हैं, अच्छा, दीपक कुमार जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो दीपक जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी जी, जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा 14 माह का एक बेटा है जी, तो बीमार रहता है। तो मैंने जब उसके ब्लड की जांच कराई तो उसमें जो है हीमोग्लोबिन कम निकला है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या आहार दिया जाना चाहिए? देखिए, बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर नवजात शिशु को जन्म के बाद ही माँ का दूध मिलता रहे और 6 माह तक बच्चा केवल माँ का दूध पिए तो बच्चे को एक तो कुपोषण नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, बार बार बीमार नहीं होगा, क्योंकि माँ के दूध में प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होती है। और दूसरी बात है कि 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार अच्छे से मिलना चाहिए। तो अब चूँकि आपका बच्चा अनिमिक है तो एक तो आप बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बच्चे को आयरन का सिरप देना होगा। और वैसे हम लोग कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों को आयरन का सिरप, आयरन की ड्रॉप्स दिलवाते हैं रेगुलरली, जो बच्चे को रोज़ दी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे के खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को जहाँ तक हो सके आप
हरे साग सब्जी तो बच्चे 14 महीने बच्चा खा नहीं सकता, लेकिन उसको पतली खिचड़ी बनाएं, उसमें हरे साग सब्जी डाल दें, उसमें पका लें अच्छे से, जैसे पालक काट के पका लें खिचड़ी में, दलिया पका लें, तो इस तरीके की चीज़ बच्चे को आसानी से खिलाई जा सकती है, जिसमें कि आयरन भी है और बच्चे को किसी भी फॉर्म में गुड़ भी दे सकते हैं आप पीस के। जी, और डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। फैजाबाद से कॉलर का नाम स्पष्ट नहीं है, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो जी, मेरा नाम निदा है। जी निदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा से कि क्या जो पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के, क्या उसकी वजह से भी कुपोषण हो सकता है, और हमारे देश और प्रदेश से कुपोषण की समस्या हल हो जाए, दूर हो जाए कुपोषण, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और हम जो जन सहभागिता है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, पेट में कीड़े बच्चों के कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं, और ख़ास तौर से अनीमिया के, क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बच्चे पेट में आंतों में चिपक जाते हैं और लगातार उनसे खून रिसता रहता है, तो बच्चे को पता नहीं चलता और लगातार खून का लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चा अनीमिक हो जाता है। दूसरे क्या होता है कि आंतों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिससे कि जो खाना बच्चा खाता है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे को उसका शरीर उन तत्वों का उपयोग नहीं कर पाता है। तो हम लोग के जो सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहा है, बेसिकली कीड़ों की दवाओं के लिए ही हम लोग कहते हैं नेशनल डिवर्मिंग डे, अभी हम लोगों ने मनाया था 10 तारीख को जी। तो उसमें क्या होता है कि पूरे बच्चों को हम लोग पूरे प्रदेश के स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों पे जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को हम लोग 6 महीने में एक बार डिवर्मिंग की गोली खिलाते हैं, और वो 6 महीने बाद फिर रिपीट की जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हर कोई जागरूक बने। अगर समाज जागरूक नहीं, जैसे उनका जन सहभागिता का क्या महत्व है, जन सहभागिता का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर सब लोग जागरूक हो जाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, देखो फर्ज है, गोली मिल रही है, गोली खिला दें बच्चे को। आंगनवाड़ी केंद्रों पर हम लोग सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गोली खिलवा रहे थे, और इसके अलावा स्कूलों में जितने बच्चे जाते हैं, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के उन बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में ये गोली खिलाई जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक और फोन ले लेते हैं, हमारे साथ नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं आज? नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम जो भरपूर पोषक तत्व लेते हैं, जैसे लौह तत्व है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, इसके अलावा हमें और क्या लेना चाहिए अतिरिक्त, जिससे हमारा पोषक तत्व और भरपूर हो सके? और दूसरी चीज, हमें इसको किस प्रकार से बनाना जिससे इसके तत्व न जलने पाए और हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में बने रहें? देखिए, हम लोग के भोजन में मुख्य 5 तरह के तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। तो हम लोग को भोजन ऐसा लेना चाहिए जिसमें कि इन 5 तत्वों का अच्छा समावेश हो। और वो कैसे लें, उसके लिए तरीका ये होता है कि खाने के समय आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इस तरह की सब चीज़ें होनी चाहिए। हरी सब्जियां खूब सारी खाएं, सलाद लें, लेकिन ध्यान रहे कि हरी सब्जियां खास तौर से उनमें कीड़े हो सकते हैं, कीड़ों के अंडे हो सकते हैं, उनको अच्छी तरह से धो लिया जाए, धो के साफ करके तब उनको इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार से फल जैसे हैं, जो भी मौसमी फल हैं, वो सभी तरह के फल खाने चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि जो महंगा फल है वही अच्छा होगा, जो मौसमी फल है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको भी छिलके के समेत खाएं। जैसे सेब को छील के खाने से आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे, तो इसी तरीके से आपको देखना चाहिए कि जो फल आप पूरे ऐसे खा सकते हैं साबुत, तो साबुत खाए जाए। बस ये है कि जो केला संतरा है उसको छिलके ही खाया जाएगा, लेकिन साथ में प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा ज़्यादा? एक तो आपको दूध, दही, इस सब से मिलेगा। अंडे से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, और अगर जो लोग मीट खाते हैं उन लोगों को मीट से मिल जाता है, चिकन से मिल जाता है। लेकिन साथ में जो हम लोग के रेगुलर डाइट है उसमें आपकी दालें बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत हैं, चना बहुत अच्छा है, मक्का बहुत अच्छा है, और सोयाबीन बहुत रिच प्रोटीन का स्रोत है, सभी ले सकते हैं जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हरी साग सब्जी प्रचुर मात्रा में खाएं, सब मौसमी फल लें, अच्छी प्रोटीन युक्त डाइट खाएं। और डॉक्टर साहब इसी के साथ एक और फोन ले लेते हैं, हमारे साथ सत्यम है आगरा से। हेलो सत्यम जी, सत्यम जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आज क्या जानना चाहते हैं?
मैडम मैं सत्यम आगरा से बोल रहा हूँ जी। मुझे ये क्या है कि शरीर में ये कहते हैं काफी कमजोरी सी रहती है और जुकाम हो जाता है जी। क्या उम्र है सत्यम जी आपकी? उम्र क्या है और लंबाई और वजन क्या है? लंबाई तो मेरी 157 सेंटीमीटर है और वजन 70 किलो है। वजन तो ठीक है, आपको ज्यादा ही है थोड़ा। आपकी उम्र क्या है? सत्यम जी आपकी उम्र क्या है, डॉक्टर साहब जानना चाहती हैं? मेरी उम्र 24 साल। जी। अच्छा ठीक है, देखिए आपकी आयु में आपको सबसे ज्यादा है कि आपको शारीरिक श्रम करना चाहिए। खूब व्यायाम कीजिए, दौड़ भाग कीजिए, जैसा भी हमने बताया। संतुलित आहार लीजिए जिसमें प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियां हों, फल हों, सब प्रोटीन्स हों, और जहाँ तक हो सके गुड़, चना, मूंगफली का सेवन करिए। आजकल तो भुट्टा इतना आ रहा, खाइए। लेकिन ये सब खाने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम, कुछ थोड़ा सा योगा, ये सब करेंगे तो आपकी जो बार बार जुकाम की शिकायत है वो भी नहीं होगी और आपको जो कमजोरी लगती है वो भी नहीं लगेगी। आउटडोर गेम्स खेला करिए। अभी सवाल बहुत से हैं लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम मिशन हेल्थ में बात कर रहे हैं कुपोषण के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणा नारायण। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं। रेनू यादव जी हैं फर्रुखाबाद से। हेलो हेलो रेनू जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मैम। जी रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या जानना चाहती हैं? जी मुझे ये पूछना है कि 3 साल के बच्चे का जो वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए, जो एक्चुअल वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए, और उसके शारीरिक विकास के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि बच्चे का जो आइडियल वेट है वो 3 साल के बच्चे का 15 किलो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे का वजन हो सकता है कि पैदाइश पे बहुत अच्छा ना रहा हो, या 1 साल की उम्र में 10 किलो होना चाहिए, तो उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ता है। लेकिन आप ये देखें कि 3 साल का बच्चा है तो उसको खाना पूरा मिलना चाहिए। जो आहार बड़े लोग खाते हैं, आप खाती हैं, उसी तरह का आहार मिले बच्चे को, और उसे थोड़ा कम दें। लेकिन बच्चे को ठीक से थाली लगा के आप दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ खिलाइए। संपूर्ण और संतुलित आहार दिया जाए। संपूर्ण और संतुलित खिलाइए। बच्चे को खिचड़ी बनाइए तो उसमें आप आलू, टमाटर, हरी सब्जियां सब डाल दीजिए, अच्छे से घोट के तो बच्चे को खिलाइए। बच्चे को आसानी से पचने वाला और आसानी से बच्चे को स्वीकार होने वाला ऐसा भोजन देना चाहिए, और उसमें देसी घी भी डालिए। जी बिल्कुल। और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए रेनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए क्या कोई योजना चलाई जा रही है, और अगर हाँ तो इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा गर्भावस्था एक ऐसा समय है जिसमें अगर माँ का पोषण पूरा अच्छे से ना हो तो गर्भस्थ शिशु को भी परेशानी होती है और माँ को भी। तो गर्भस्थ शिशु का विकास शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अच्छा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ सुपोषित हो। और सुपोषण के लिए एक भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये माताओं की वंदना की योजना है, क्योंकि इसमें पोषण के लिए ही स्पेशली बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और कोई भी गर्भवती महिला जो पहली बार गर्भवती होती है, वो BPL हो सकती है, APL भी हो सकती है। कोई भी महिला जो पहली बार गर्भवती होती है उसको इसका लाभ मिलता है, और इसमें कुल मिला के 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। लेकिन ये धनराशि 3 किश्तों में मिलती है। पहली किश्त मिलती है जब बच्चे का 150 दिन होते हैं गर्भावस्था के, यानी कि 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, और अगर पंजीकरण करा लिया है महिला ने, यानी कि किसी अस्पताल में या ANM बहन जी को दिखा लिया है और अपना मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनवा लिया है, तो उस समय जाकर के वो इसके लिए अपना फॉर्म 1A भर सकती है। और जब ये भर लेगी तो साथ में उसको अपना मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने अपना पंजीकरण करा लिया है, और साथ ही वो अपने बैंक का अकाउंट नंबर भी दे देगी। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि उसको अपना कोई ID कार्ड देना पड़ेगा। हो सकता है अगर आधार बन गया है तो बहुत अच्छा है, आधार कार्ड देते, वरना वोटर ID भी चलता है, राशन कार्ड भी चल जाता है। तो उस समय 1,000 रुपये की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे आ जाती है।
और डॉक्टर साहब इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। कॉलर हैं, फोन ले लेते हैं। अच्छा। यतीन्द्र हैं सीतापुर से। यतीन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जितेंद्र जी हैं जी। हेलो मैम, नमस्कार। जी जी जितेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुपोषण के मुख्य कारण क्या होते हैं और ये क्यों होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुपोषण का मुख्य कारण है कि आपके भोजन में पूरा संतुलित आहार नहीं है। यानी कि जैसे कि हमने कहा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सबका पूरा समावेश होगा, तभी संतुलित आहार होगा। किसी प्रकार की अगर बीमारी है बच्चे को या बड़े को, जिसमें कि उसके शरीर में जो खाना खा रहा है वो उपयोगित नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको कुपोषण हो सकता है या बच्चे को कुपोषण हो सकता है। जैसे कि छोटे बच्चों में अगर डायरिया हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया, लगातार दस्त बने रहते हैं, तो बच्चा जो खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। इसी तरीके से जो बच्चे खसरा या छोटी माता के शिकार होते हैं, मिजल्स या चिकन पॉक्स के, उसके बाद बच्चों में कुपोषण बहुत सामान्य है। और उसकी वजह यही कि बच्चों के आंतों में बराबर से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता रहता है, जिससे कि बच्चे का जो खाना खाता है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता ठीक से। इससे बच्चे को कुपोषण हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि माँ जब गर्भ से है और उस समय माँ ने अच्छा पोषण नहीं लिया तो बच्चा कुपोषित होता है। तो ये वहीं से वहीं से पड़ती है। तो अच्छे से भोजन लेने से संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे कुपोषण ना होने पाए। और डॉक्टर साहब, प्रश्नों का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, और दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम फोन ले लेते हैं मैम। सबसे पहले हमारे साथ रोहित गुप्ता जी हैं। रोहित जी, हेलो, नमस्कार। हेलो जी रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, कह रहे हैं कि हम, हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही रोहित जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम कह रहे हैं कि हम बहुत दुबले हुए, मतलब थोड़ा मोटाना चाहते हैं, कई बार प्रेस्टिक भी के दवा वगैरह, लेकिन समझ में नहीं अभी तक मोटाए नहीं, अभी कोई मतलब चाहते मोटाना चाहता और जी शायद अपनी फिजिक्स से संतुष्ट नहीं है, थोड़ा वेट गेन करना चाहते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक और कॉलर से बात हुई है, आप लोग अच्छे भोजन के साथ, संतुलित आहार के साथ शारीरिक श्रम जरूर करें। रेगुलर शारीरिक व्यायाम, थोड़ा सा योगा और अच्छा खान पान, इन सब से ही जब स्वस्थ जीवन शैली रहेगी तो आपका वजन भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अब हम अपने उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर लौटना चाहते हैं जिसमें आप किश्तों के बारे में बात करी थी, मातृ वंदना योजना के बारे में। हाँ जी। तो उसमें हमने कहा था पहली किश्त जब मिलेगी तो वो 150 दिन के बाद मिल जाएगी, और दूसरी किश्त के लिए जरूरी है कि 180 दिन के ऊपर हो, और यानी कि 6 महीने हो चुके हों, लेकिन कम से कम एक उसकी प्रसव पूर्व जांच अवश्य हो जाए, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है कि हर महिला का पंजीकरण हो, हर महिला की प्रसव पूर्व जांचें हों। तो अगर प्रसव पूर्व जांच एक भी हो गई है 6 महीने के पश्चात, अगर उसके पहले हो चुकी है, तो वो अपना फॉर्म 1B भरेगी और साथ में अपना मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड दिखाएगी, तो उसको 2000 रुपये की धनराशि बैंक खाते में सीधे पहुंच जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब तीसरी किश्त मिलनी है तो वो उस समय आधार कार्ड की अनिवार्यता है, इसलिए अगर आधार कार्ड नहीं है तो दूसरी किश्त के समय ही उसको अवश्य अप्लाई कर दिया जाए। और तीसरी किश्त मिलेगी जब संस्थागत प्रसव हो जाएगा, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र होगा, और साथ में बच्चे के जो प्रथम टीकाकरण का चक्र है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि जैसे BCG, पोलियो, DPT, हेपेटाइटिस B, इसका प्रथम चक्र पूर्ण हो जाएगा तो उसको तृतीय किश्त की भी लाभ मिल जाएगा। ये भी रुपए 2000 की धनराशि मिलती है और सीधे बैंक खाते में जाती है। लेकिन इस समय आपको आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का जन्म का पंजीकरण होना बहुत आवश्यक है, और संस्थागत प्रसव और पहले टीकाकरण। बहुत सारे चरणों में है और सबको अवेयर रहना चाहिए। इसलिए इस तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो महिलाएं हमारी गर्भवती होती हैं उनको अगर पोषण पूरा अच्छा नहीं होता, ये सब धनराशि पोषण के लिए तैयार है, महिला को अच्छा आहार मिले, तो पोषण अच्छा होगा तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और गर्भस्थ शिशु भी स्वस्थ रहेगा, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और बात आती है कि गर्भावस्था में तो ध्यान रखा गया पोषण का, जन्म के बाद पहला गाढ़ा पीला दूध की बात की जाती है कि वो बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए बहुत कारगर होता है, ये कैसे कारगर होता है? देखिए, ऐसा है
कि पहला गाढ़ा जो दूध होता है, पीला दूध, उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक टीकाकरण है, मतलब नेचुरल इम्यूनाइजेशन। जैसे हम लोग टीका ऊपर से लगाते हैं, ये अगर माँ अपना जन्म के अंदर 1 घंटे के अंदर बच्चे को अपना दूध पिला देती है तो उसको प्रथम प्राकृतिक टीकाकरण मिल जाता है। यानी कि बच्चे की प्रतिरोधी क्षमता बहुत अच्छी होती है इससे, और बच्चा बीमारियों से लड़ पाने की ताकत पाता है। तो ये तो ज़रूरी है। ये साथ में इसको न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाता है, और बच्चा माँ के साथ चिपक के रहता है तो बच्चे के शरीर में तापमान की कमी भी नहीं होने पाती। तो जी, पोषण भी मिल रहा है, तापमान में कमी से भी बच रहा है, और प्रतिरोधी क्षमता भी मिल रही है। तो ये एक तरह से अमृत है, इसीलिए हम इसको पीयूष या अमृत भी कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जन्म के समय तो ध्यान रखने के लिए आपने बताया, इसके बाद कहा जाता है 6 माह तक स्तनपान बहुत आवश्यक है। बच्चे को कैसे बचाता है कुपोषण से 6 माह तक? देखिए, 6 माह तक बच्चा केवल माँ के दूध पे रहता है तो बच्चों को सारे आवश्यक तत्व मिल जाते हैं, पोषक तत्व। बच्चे को पानी भी पूरा मिलता है। या तो अब ये समझ लीजिए कि बच्चे को एक बूंद भी पानी की ऊपर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में पानी भी पूरा है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। तो 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, और माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन ले लेते हैं। हमारे साथ कुलविंदर सिंह जी हैं पंजाब से। हेलो, कुलविंदर सिंह पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या जानना चाहते हैं? तो हम ये जानना चाहते हैं जो पंजाब में भी कुपोषण की समस्या है, वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इसका संबंध जो मन से भी होता है। मन जब डिप्रेशन में आ जाता है तो हम जितना भी अच्छा खाएं तो फिर भी हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो मन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपका कहना है मन भी स्वस्थ रहेगा, इस पे आप बिल्कुल मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आपके शरीर में लगेगा, और शरीर में आपके तत्व का उपयोग भी हो सकेगा। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि शारीरिक व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए, उससे भी मन बहुत प्रफुल्लित रहता है और आप स्वस्थ रहने की ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया होती है। लेकिन संतुलित आहार भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि भोजन बहुत हो, लेकिन उसके बाद भी अगर सही नहीं है तो दिक्कत है। अगर आयरन की कमी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर आपके भोजन में विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो आपको विटामिन ए की कमी होगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चीज़ का अपना महत्व है। अपना महत्व है। विटामिन ए की कमी से बच्चों को रतौंधी बहुत हो जाती है, स्किन की डिजीज होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे पीले फल होते हैं ना, जैसे खासतौर से आम है, पपीता है, बड़हल है, इसके अलावा कद्दू है। कद्दू बहुत अच्छा विटामिन ए का स्रोत है। और सबसे अच्छी बात है गाजर, इतनी अच्छी बहुतायत में तो खूब खानी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें लेते रहना चाहिए। और कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आते हैं, बच्चा 6 माह का हो गया, अब इसे क्या आहार दिया जाए जिससे उसका कुपोषण की तरफ वो ना जा सके? पहली बात तो ये कि माँ का दूध 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक देने वाली बात नहीं है। माँ का दूध 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाए, उसके बाद भी माँ का दूध कंटिन्यूड रहना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष की आयु तक। माँ के दूध के साथ साथ आसानी से पचने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो बच्चे को देना चाहिए, जैसे गाढ़ी गाढ़ी घुटी हुई दाल। पतली पानी वाली दाल नहीं। अक्सर मैंने सुना लोग कहते हैं कि दाल का पानी पिलाते हैं। दाल का पानी ठीक नहीं है। गाढ़ी गाढ़ी घुटी हुई दाल हो, खूब अच्छी मसली हुई खिचड़ी हो, खूब अच्छे से पका हुआ केला हो, इसको मसल के खिलाया जाए, अच्छे से दलिया दी जाए। हर वो चीज़ जो अच्छे से पकी हो और अच्छे से मसली हुई हो, वो बच्चे को 7वें महीने से शुरू कर देना चाहिए। और जो सामान्य भोजन हम लोग घर में करते हैं, जो अवेलेबल है, उसी से बनाना चाहिए। कुछ अलग से खिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा कई बार में दें, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि हर बार थोड़ा सा घी भी डालें, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा घी की भी जरूरत होती है चिकने के लिए। डॉक्टर साहब, जो पहली बार माँ बन रही है उनके पोषण के लिए क्या योजना सरकार चला रही है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हर उस महिला के लिए जो पहली बार गर्भवती होती है। जो महिलाएं जिनका एक बच्चा हो चुका उनके लिए योजना नहीं है, लेकिन ये सभी BPL APL सभी के लिए प्रथम बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के पोषण की योजना है। और ये सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है कि वो लोग अच्छे से पोषण ले सकें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि बच्चे को अच्छे से
खाने पीने के लिए सलाह तो पेरेंट्स को देनी ही चाहिए। उसके अलावा हम लोग रेगुलर चेकअप्स भी कराते हैं स्कूलों में। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे आते हैं उनका भी रेगुलर चेकअप होता है। उसके लिए हम लोग यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि टीमें जाती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो लोग जाकर के रेगुलरली चेकअप करती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पे साल में 2 बार जाती हैं और स्कूलों में 1 बार जाती हैं। तो ये बच्चों को देखती हैं कि कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको रेफर भी कर देते हैं। उसके अलावा आयरन का हम लोग यहाँ रेगुलर सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि छोटे बच्चे से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों को वीकली आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो ये हमारे सब स्कूलों में भी है, आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी है, घरों में भी जो छोटे बच्चे 5 साल छोटे हैं उनके लिए ड्रॉप्स का प्रोविजन किया गया है। फिर कीड़ों से बचने के लिए हम लोग नेशनल डिवर्मिंग डे मनाते हैं, आपको बताया था। तो वो लोग 6 महीने में एक बार कीड़े की गोली खिलाई जाती है। विटामिन ए का प्रोग्राम चलता है। विटामिन ए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना, बच्चे को स्वस्थ रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ए 6-6 महीने बच्चे को देना चाहिए। 5 वर्ष की आयु तक हर 6 महीने पे बच्चे को विटामिन ए अवश्य पिलाइए। ये आपको हर एएनएम के सेंटर पे मिल जाएगा। एएनएम बेंच जब बीएचएनडी करती है ना, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, उसमें भी मिल जाएगा। और नहीं तो हमारे यहाँ सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे हर जगह अवेलेबल है और ये निःशुल्क मिलता है। तो ये विटामिन ए दिया जाता है। साथ में जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके इलाज का भी बहुत अच्छा उपचार का इंतजाम किया है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे 75 जिलों में से 70 जिलों में हम लोगों ने इसके पोषण के पुनर्वास केंद्र बनाए, से हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये जिला चिकित्सालय में है, वहाँ बच्चों के अलग से बेड्स होते हैं और छोटे बच्चों को जो बहुत ही कुपोषित हैं उनको भर्ती करते हैं। खासतौर से जो हमारे सैम के बच्चे हैं, सैम होता है सिवियरली एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, वो बच्चे जिनका की लंबाई के सापेक्ष वजन बहुत कम है। समय की थोड़ी सी कमी है और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और अब वक्त है चलते चलते का। दर्शकों, चलते चलते में हम आपसे पूछेंगे एक प्रश्न जिसका सही जवाब आप हमें उत्तर पत्रों के माध्यम से दे सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आज का प्रश्न। चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न है, पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के पोषण के लिए कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है? इसमें पोषण के लिए महिलाओं को कितनी धनराशि मिलती है? और अब नोट कर लीजिए हमारा पता जिस पर आप पत्रों के माध्यम से हमारा इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। हमारा पता है मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। और आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप देखते रहें मिशन हेल्थ, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।